प्रोडक्ट आप किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय वेस्ट प्रोडक्ट? सर जैसे जो हमारे बॉडी को यूज जो हमारा बॉडी यूज नहीं, मतलब वो वेस्ट है बॉडी के लिए, वही वेस्ट पर, जैसे यूरिया और बाकी सब। ठीक है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। हाँ ठीक है नाम, यूजलेस, रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है बच्चों, एक्सक्रीशन जो एक्चुअली हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, द एक्सक्रीशन थ्रू किडनी इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द बॉडी। सो हाउ दिस नाइट्रोजनस वेस्ट केम फ्रॉम? ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से आता है बच्चों? क्यों नाइट्रोजनस वेस्ट इतना पॉइजनस है? क्या वजह हो सकती है? किडनी से आता है? नहीं नहीं, किडनी में तो जाके फिल्टर होता है। फूड से आता है। फूड में कहाँ से? एनीवन? हेल्प्स इन आल्सो ब्लड फिल्ट्रेशन। ठीक है वो तो है, लेकिन ये आता कहाँ से? नाइट्रोजन आता कहाँ से है इतना सारा बॉडी में, कि आपको हर मिनट उसको रिमूव करने की जरूरत पड़ रही है? बॉडी सॉल्ट्स फॉर्म करती है वो, एयर, फूड। हाँ बेसिकली जो न्यूट्रिएंट आप लेते हैं उसमें एक कंपोनेंट होता है प्रोटीन। उम्मीद है आप लोगों ने नाम सुना होगा। प्रोटीन मेनली कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो कंसिस्ट ऑफ अमाइन ग्रुप, and this amine consists mainly of nitrogen in them. Apart from this, there are so many other substances which also consist of nitrogen, but protein is the main source of giving nitrogen. प्रोटीन का जब काम खत्म हो जाता है तो वो अमोनिया या दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है। अगर उसको रिमूव नहीं किया गया बॉडी से तो वो आपकी बॉडी में बहुत ही हेवोशियस इफेक्ट शो कर सकती है। हेवोशियस मतलब डिजास्ट्रस इफेक्ट शो कर सकती है और आपके बॉडी की फिजियोलॉजी को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रख सकती है। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसे आपके किडनी को ही खराब कर सकती है, लीवर पे इफेक्ट डाल सकती है, आईज रेटिना पे इफेक्ट डाल सकती है, ब्रेन तक को खराब कर सकती है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हम नाइट्रोजनस वेस्ट को कैसे निकालते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, और किडनी में ऐसा क्या है कि वो नाइट्रोजन को रिमूव कर सकता है, और हम अपना यूरिन में पानी कैसे बचा सकते हैं या ज्यादा पानी कैसे एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। पूरे चैप्टर में एक ही फिजियोलॉजी है बच्चों, जो कि कल के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज तो मैं इसका मोटा मोटी पार्ट डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको, जिसमें लेस और मोर ज्यादातर कंटेंट्स जो बेसिक लेवल पे है आज ही हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों, कैटेगरी ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट की कैटेगरी में तीन कैटेगरी आती है, जिसमें सबसे पहला अमोनोटेलिक है। अमोनोटेलिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं बच्चों? अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करेगा वो अमोनोटेलिक कहलाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल बोनीफिश, एक्वेटिक एम्फिबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये सारे हैं। मतलब ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, क्योंकि अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है। तो वाटर उनको अगल बगल के सरफेस से ही अगल बगल के सराउंडिंग से ही मिल जाता है, जिसकी वजह से ये लोग अमोनोटेलिक हो जाते हैं। दूसरा है बच्चों यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिन के साथ यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं? यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। यूरिया जो होता है ये सेकेंड लेस टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म है। ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, मोस्ट टॉक्सिक, और ये सेकेंड नंबर पे आता है टॉक्सिसिटी में। ठीक है, इसको आप सिर्फ टॉक्सिक बोलो, बट लोअर देन अमोनिया। तो यहां पर क्या होता है बच्चों?
यूरिया में मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए होता है, बहुत कम भी नहीं चाहिए होता है, मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है यूरिया को रिमूव आउट करने के लिए। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं वो लोग यूरियोटेलिक कहलाते हैं। अब यूरिया एक्सक्रीट आउट करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कैटेगरी में हम लोग आते हैं, पूरे मैमल्स। तो हमारे साथ साथ जो कार्टिलेजिनस फिश होती है, ठीक है, ये पूछा गया है कि कार्टिलेजिनस फिश क्या होती है। लोग समझते हैं पानी में रहती है तो अमोनिया ही एक्सक्रीट आउट करेगी, लेकिन नहीं, कार्टिलेजिनस फिश यूरिया एक्सक्रीट आउट करती हैं। याद रखिएगा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ऑब्वियसली। हाँ, मरीन फिश भी आप कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, फ्रॉग वगैरह जो है, ठीक है, वो भी यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है जो अपने लाइफ में कभी पानी नहीं पीता, वो भी यूरियोटेलिक ही है, लेकिन वो कभी पानी नहीं पीता। उसके बारे में किसी को पता है? ऑस्ट्रिच। ऐसा क्यों बोल रहे हो पुलकित? ऑस्ट्रिच बहुत पानी पीता है। उम्मीद है आप लोगों ने कंगारू रैट का नाम सुना होगा। कंगारू रैट, हाँ, कोमल ने सही कहा। कंगारू रैट जो होता है ये अपने लाइफ में कभी पानी नहीं पीता है, और ये अपना, हाँ रितु ने भी बोला, ठीक है। हाँ श्रेया, ठीक है। तो वो कभी पानी नहीं पीता, वो अपने फूड से ही अपने वाटर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है बच्चों। तो ये उनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। जब हम किडनी पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि मैंने कहा था कि कंगारू रैट कभी पानी नहीं पीता। वहां पर मैं समझाऊंगा कि उसके अंदर ऐसा क्या खास है जिससे वो अपना सारा पानी बचा लेता है, जबकि वो यूरियोटेलिक है। और मैंने कहा यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, तो उसके पास ऐसा क्या है कि वो अपना सारा पानी बचा ले रहा है। सो वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ऑस्ट्रिच का मैं अभी केस दूसरा बताता हूँ, वो दूसरा केस है। हाँ आस्था। सर यूरिया ह्यूमन बॉडी में इंक्रीज कैसे हो जाता है? वो हार्मफुल होता है ना? बता। यूरिया एक्सक्रीट यूरिया जो है वो बेसिकली किडनी के थ्रू बनाया जाता है, सॉरी लीवर के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर जो भी वेस्ट बनेगा वो अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा? एमोनिया। अमोनिया बनेगा। उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है बाई लीवर। ये मैंने जब लीवर पढ़ाया था उसी टाइम बताया था। लीवर आपके अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और इस साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। सर आवाज नहीं आ रहा है। अरे मैं तुमसे बोल भी नहीं रहा था मैं। हाँ, तो एक्चुअली क्या था कि अमोनिया यूरिया में जब कन्वर्ट किया जाता है तो लीवर के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है। तुम्हारे बॉडी में जितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा उतना ही ज्यादा यूरिया बनता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि तुमने प्रोटीन कंटेंट कितना ज्यादा लिया है। और यूरिया का ज्यादा होना कभी कभी किडनी का लेस फंक्शनल होना भी होता है। किडनी कई बार कम काम करता है, इस वजह से भी यूरिया ज्यादा सिक्रीट होता है। ठीक है, वो हम आगे के केस में पढ़ेंगे। इसको डायूरेसिस बोलते हैं, इस कंडीशन को किस पेशेंट्स में होते हैं, किस तरह से होते हैं, आगे के पार्ट में हम पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यूरिकोटेलिक। जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करने वाले ऑर्गेनिजम्स को यूरिकोटेलिक बोलते हैं। यूरिकोटेलिक सबसे कम पानी यूज करता है अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करने के लिए। खुशी का वीडियो ऑन हो जा रहा है बार बार, बेचारी क्या करे। यूरिकोटेलिक बोलते हैं, बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ वाटर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर में वाटर लॉस बहुत ही कम होता है। अब तुम एक तरीके से समझ गए होगे बच्चों
और ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे कम टॉक्सिक होता है। तो एक चीज तो आपको एकदम क्लियर कट समझ जानी चाहिए, हाँ पेलेट्स आप कह सकते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच है या बर्ड्स है, ये क्या है, ये यूरिकोटेलिक है। ये अपने सॉलिड एक्सक्रीटा और लिक्विड दोनों को मिला करके पेलेट या पेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं, अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करते हैं। आपने मुर्गे मुर्गियों में देखा होगा, या बर्ड्स कई बार पिट कर देते हैं कई लोगों के साइड में, कई कई बार सर पे कर देते हैं। ये देखो खुशी को खेल रही है, पेरेंट्स को लग रहा होगा पढ़ाई कर रही है, खेल ले खुशी। हाँ देखो हेडफोन ले करके खेल रही है, कोई लेक्चर से मतलब नहीं है। बहुत अच्छा। देखो ये हरकतें यही देखने को मिल सकती थी मुझे। हाँ रेप्टाइल्स है, स्नेल्स है, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेक्स या टेरेस्ट्रियल स्नेक्स, सॉरी इंसेक्ट्स जो हैं, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, reptiles and birds both are the example of यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। कोई बात नहीं खुशी, आपको सबने देख लिया है, ठीक है, आप काफी अच्छे से हेडफोन निकाल करके एंजॉय कर रही थी, और अब आप शायद आ गई हैं लाइन पर। बहुत खुशी हुई कि आप बीच में 5-5 मिनट के लिए आती हैं एज अ गेस्ट फैकल्टी, मतलब एज अ गेस्ट स्टूडेंट। एनी हाउ, आप हमारी भूतपूर्व मॉनिटर रह चुकी हैं, तो अब आपको क्या ही बोला जाए। So class, uricotelic organisms are those organisms which excrete uric acid, and uric acid are the least toxic nitrogenous waste which requires minimum amount of water. तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, इससे एक चीज तो तुम लोग बिल्कुल आराम से समझ गए होगे कि जितने भी 3 कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म है, एक के पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, एबंडेंसी ऑफ वाटर है, तो अमोनिया है एक्सक्रीट आउट कर देता है। किसी के पास पानी बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, काम चलाने भर का, तो वो यूरिया एक्सक्रीट आउट करता है, जैसे हम और आप है। किसी के पास पानी की बहुत ही कमी है, तो वो यूरिकोटेलिक हो जाता है। अब बच्चों, जो यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है, उनको अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना होता है, उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जो यूरियोटेलिक होते हैं उनको भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनको अपने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन जो अमोनोटेलिक होते हैं वो डायरेक्ट ही एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। कभी आप सोच रहे हो कि सर इतना टॉक्सिक है तो फिर अमोनिया को क्यों कर रहे हैं, सब लोग यूरिक एसिड ही क्यों नहीं करते। तो सब लोग यूरिक एसिड इसलिए नहीं करते क्योंकि यूरिक एसिड बनाने में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, अच्छा खासा एनर्जी का और टाइम का लॉस होता है, कई सारे एंजाइम्स इसमें खत्म होते हैं। इस वजह से हर ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करता। ये बॉडी की एक मैकेनिज्म है, जब बॉडी देखती है कि मुझे कम पानी मिल रहा है, तो वो जनरेशन बाय जनरेशन इस चीज में इवॉल्व करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको अगर पानी पूरी लाइफ कम मिले तो आप इवॉल्व कर जाएंगे, नहीं, कई जनरेशन लगेंगे इसको इवॉल्व होने में। So we have discussed less or more the very initial part of respiration, जो मुझे लगता है कि हर किसी बच्चे को आना चाहिए पहले से ही, क्योंकि आप शुरू से ये चीजें पढ़ते आ रहे हो। नाउ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यहाँ पर हालांकि 3 ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए हैं, बट वी शैल डिस्कस मोर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। फ्लेम सेल्स सबसे पहला एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो सेल के फॉर्म में आया, और प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर हमें सबसे पहली बार दिखा। उसके बाद नेफ्रीडिया एक स्ट्रक्चर था जो हमको एनिलीड्स में दिखा। माल्फिजियन ट्यूब्यूल हमको इंसेक्ट्स के अंदर दिखा, और कुछ और ग्लैंड्स लाइक एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड्स भी हमको इंसेक्ट्स की डिफरेंट वैरायटीज या आर्थ्रोपोड्स की वैरायटीज में दिखे। इसके बाद मॉलस्क के अंदर कोई बता सकता है बच्चों क्या होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एनीवन? मॉलस्क के अंदर क्या होता है बच्चों एक्सक्रीटरी ऑर्गन? बॉडी सरफेस इन स्पॉन्जेस, ठीक है वो तो है। मॉलस्क के अंदर, क्योंकि आप एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं, रेडुला तो रेस्पिंग ऑर्गन है,
क्रस्टेशियन एक कैटेगरी होती है। हाँ, गुड सिमरन, आपने स्पेलिंग तो सही नहीं लिखा, लेकिन फिर भी आपने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर चीज सही लिखी है। इंसेक्ट्स की, सॉरी, आर्थ्रोपोड की एक कैटेगरी होती है जो पानी में रहते हैं, क्रस्टेशियंस कहलाते हैं। ठीक है। मॉलस्क के पास केवर्स ऑर्गन होता है, केवर्स ऑर्गन, या फिर ऑर्गन ऑफ बोजाइनस कहते हैं इसको हम। ये पूछा जाता है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है। तो केवर्स ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बोजाइनस मॉलस्क के अंदर पाया जाता है। एकाइनोडर्मेट में एज सच कुछ वैसा नहीं होता है। किडनी बहुत प्रिमिटिव फॉर्म में पाई जाती है, और इसी तरह किडनी का इवॉल्वमेंट होता है। अब बच्चों, आपको मैं कुछ और चीजें बताऊंगा जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। सो लेस और मोर, कितने बच्चों बच्चों को किडनी की वैरायटीज के बारे में कुछ पता है? कभी पढ़ा हो या सुना हो आप लोगों ने? चलो अभी पहले किडनी की वैरायटीज डिस्कस करते हैं। किडनी की कोई वैरायटीज, या किडनी सब में एक ही तरह की होती है? फिश से लेकर के, या पूरे आप कह सकते हैं कॉर्डेट्स में किडनी पाई जाती है बच्चों। तो ये किडनी जो है, क्या सब में एक ही तरह की होती है? कुछ डिफरेंस या वैरायटीज पाई जाती हैं? अलग अलग टाइप की होती है। खुशी ने काफी खुश होकर के आंसर दिया है, लेकिन सही दिया है। तो अलग अलग टाइप की होती है। श्रेया भी कह रही है कि डिफरेंट होते हैं, हालांकि बता कोई नहीं रहा कि डिफरेंस क्या है। पुलकित भी कह रहे हैं, मंतशा भी कह रही है डिफरेंट होता है। ठीक है, ये मैं मानता हूँ, बिल्कुल। साइज का डिफरेंस पुलकित ने बोला। चलिए, सोनिया ने भी कहा डिफरेंस है। स्नेहा भी कह रही है डिफरेंट तो है, साइज शेप का डिफरेंस है। नहीं बच्चों, एक्चुअली में जो डिफरेंस होता है, हाँ, नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर में होता है। और क्या डिफरेंस है? और डिफरेंस के बिहाफ पर हम तीन तरह की किडनीज बांटते हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ किडनी इज द वेरी प्रिमिटिव किडनी एंड नोन एज प्रोजोनेफ्रिक किडनी। प्रोजोनेफ्रिक किडनी। Second kidney is known as a little advanced kidney, that is known as mesonephric kidney. And third kidney is the most advanced form of kidney, that is known as metanephric kidney. तो प्रोजोनेफ्रिक जो होता है बच्चों, ये स्पाइसेस वगैरह में पाया जा सकता है। मीजोनेफ्रिक एम्फीबियंस में पाया जाता है। जबकि रेप्टाइल्स और उसके ऊपर जो होते हैं वो मेटानेफ्रिक किडनी कंसिस्ट करते हैं। मेटानेफ्रिक किडनी में ऐसा क्या खास है जो प्रोजोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक में नहीं है? हम्म। आर्किनेफ्रिक, प्रोजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक। आर्किनेफ्रिक तो बहुत ही पुराना हो गया। हाँ बच्चों, एक्चुअली क्या है कि मेटानेफ्रिक के अंदर फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ ये वाटर और अदर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा करते हैं। री एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा करते हैं। ठीक है। जबकि मीजोनेफ्रिक के अंदर ये एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, प्रोजोनेफ्रिक में बहुत ही कम हो जाती है। प्रोजोनेफ्रिक में इतना अच्छा फिल्ट्रेशन नहीं होता है किडनी का, बहुत ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब या मिनरल रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता अच्छे से। यही तीन डिफरेंस है बच्चों। तो अगर तुमको कोई कहे कि कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ही एडवांस फॉर्म ऑफ किडनी कंसिस्ट करता है, जो अपने पानी को, शरीर के पानी को यूरिन के थ्रू लॉस होने से बचा ले रहा है, तो उसमें पूछा जाए अगर कि वो कौन सी किडनी कंसिस्ट करता है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके बता सकते हैं कि वो मेटानेफ्रिक किडनी है। क्योंकि जिसमें एफिशिएंसी ज्यादा है फिल्ट्रेशन की और वाटर रीएब्जॉर्प्शन की, वो बिल्कुल बिना किसी डाउट के मेटानेफ्रिक किडनी कहलाएगी। Now move forward. We are going to move forward. So we have certain slides of organisms consist of mesonephric amphibians में श्रेयांश। हाँ, तो we have certain slides of different organism consisting different
cells for excretory wastage. So we have the diagram of flame cells. We have the diagram of nephrons and nephridiums. In next we have nephridiophore or nephridia overall, that structure that is coiling. They represent the actual nephridia. And we have the excretory system of prawn, although it is not visible to me also, but still anyhow उनका जो किडनी है वो लेस और मोर यहाँ पर विजिबल है, ठीक है, बस यही किडनी ही विजिबल है, बाकी सारी चीजें तो इतने अच्छे से नहीं दिख रही हैं. सो बाकी चीजें तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं कि इसमें क्या होता है. नाउ वी कम टू आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक बार और बता दें. अरे डायग्राम छोड़ो, डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसका प्रॉन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कहीं नहीं पूछा जाता. अनामिका ने कहा फिर से एक बार किडनी का डिफरेंस. किडनी तीन तरह के होते हैं बच्चे, प्रोजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक. प्रोजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक में एफिशिएंसी इंक्रीज होती चली जाती है. एफिशिएंसी किसकी चीज की? फिल्ट्रेशन की और एब्जॉर्प्शन की. जैसे मैंने जब ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाया था, तो उसमें मैंने क्या क्राइटेरिया बताया था कि अगर किसी ऑर्गन को रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनना है तो उसके अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो ये तीन तीन क्वालिटीज होनी चाहिए. इसी तरह अगर किसी ऑर्गन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनना है तो उसके अंदर जो मेन क्वालिटी होनी चाहिए वो है फिल्ट्रेशन की क्वालिटी. क्या होनी चाहिए? फिल्ट्रेशन की क्वालिटी. अगर कोई ऑर्गन या सेल या टिश्यू ब्लड को फिल्टर कर सकता है, किसको फिल्टर कर सकता है बच्चों? ब्लड को फिल्टर कर सकता है, और ब्लड को फिल्टर करके उसके जो वेस्टेज हैं उसको रिमूव आउट कर सकता है, तो बिल्कुल उसको हक है कि उसको किडनी या किडनी लाइक ऑर्गन बोला जाए, क्योंकि उसके अंदर वो एफिशिएंसी है. तो ये एफिशिएंसी अगर इंक्रीज होती चली जा रही है तो आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी मेटानेफ्रिक किडनी में होगी, उससे कम मीजोनेफ्रिक किडनी में होगी, और सबसे कम प्रोजोनेफ्रिक किडनी में पाया जाता है फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी. इसके साथ साथ कुछ किडनीज के अंदर यह भी होता है कि उन्होंने जो फिल्टर किया है, जो भी फिल्टर करके यूरिन बनाया है किडनीज ने, उस यूरिन में बहुत ज्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट भी आ जाते हैं, तो वो अपने वाटर और न्यूट्रिएंट को बचा लेते हैं. सिर्फ यूरिन को जाने देते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट को काफी हद तक बचा लेते हैं. तो वो समझ लीजिए कि उसको हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं. रीएब्जॉर्प्शन. तो रीएब्जॉर्प्शन भी मेटानेफ्रिक में बहुत अच्छा होता है, जबकि प्रोजोनेफ्रिक में इतना अच्छा नहीं होता. जी हाँ आस्था, आप लोगों में मेटानेफ्रिक, ठीक है. ये मैं अभी बताऊंगा कि क्यों मेटानेफ्रिक है, और आपको यकीन भी आ जाएगा देखने के बाद कि हम अपना कितना पानी और कितना मिनरल और न्यूट्रिएंट बचा लेते हैं. आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ हम मेटानेफ्रिक किडनी वाले हैं. सो क्लास, वी हैव द डायग्राम ऑफ किडनी. आपको किडनी यहाँ पे दिख रही है. सबको पता होगा कि दो किडनी होती है हमारे पास. मैं रीजन नहीं पूछूंगा, क्योंकि आज तक मैंने जब भी रीजंस पूछे हैं कि दो किडनी क्यों होती हैं, तो बच्चों के बड़े अजीबोगरीब आंसर आते हैं कि सर ताकि एक किडनी बेच के आईफोन ले सके, ताकि सर शराब पी सके, कि एक किडनी खराब होगी तो दूसरे से काम चलेगा. बड़ा खतरनाक खतरनाक रिस्पॉन्स आता है, इसीलिए नहीं पूछता हूँ, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ कि क्यों दो किडनीज हैं. लेकिन आपको बच्चों किडनीज में एक चीज दिख रही होगी कि एक किडनी थोड़ा ऊपर है और एक किडनी थोड़ा नीचे है. तो कौन सी किडनी ऊपर होती है, कौन सी किडनी नीचे होती है? कौन सी किडनी ऊपर होती है बच्चों, कौन सी किडनी नीचे होती है? दो है किडनी, राइट और लेफ्ट. रितु ने कहा राइट वाली ऊपर होती है. अनामिका राइट वाला क्या? अप राइट, राइट अपर साइड, राइट. श्रेयांश ने कहा लेफ्ट ऊपर होती है और राइट नीचे की तरफ होती है. सलोनी ने कहा राइट नीचे की तरफ होती है. अंजलि ने कहा लेफ्ट ऊपर की तरफ. लेफ्ट नीचे. सिमरन कह रही लेफ्ट नीचे. स्नेहा कह रही लेफ्ट ऊपर. बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन है,
ऐसा लग रहा है कि आप में किडनी है ही नहीं, और है तो आपने कभी चेक किया ही नहीं। ठीक है, सबने अपने अपने तरीके से, राइट वाला थोड़ा लोअर होता है, विनीता ने कहा। श्रेया ने कहा राइट वाला थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। और कोई बच्चा? ओह, जिस किडनी में ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो नीचे। चलो नहीं, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे। किडनी तो ऐसा स्ट्रक्चर है ना, वहां पे गड्ढे से पड़ जाते हैं तो आपको तो दिख जाता होगा। राइट इज लिटिल लोअर, जो खाली है वो ऊपर है। अच्छा, ठीक है बच्चों, राइट किडनी जो होती है, कई सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है कि राइट वाली जो किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट वाले के कंपैरिजन में। क्योंकि राइट किडनी के साथ क्या केस होता है कि राइट किडनी के जस्ट ऊपर बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और ये सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब आपका एलिमेंट्री कैनाल का काफी पार्ट आ जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करने के लिए नीचे लेके चला आता है। बाकी सारे बच्चों जिन्होंने राइट को ऊपर बताया है, ठीक है, हो सकता है उनमें हो, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। जी आस्था। सर फिगर में तो राइट वाला ऊपर ही दिख रहा है। अच्छा, फिगर देख के बता रही थी क्या? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिगर में जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो सामने है, राइट साइड इधर दिख रहा है, वो एक्चुअली में लेफ्ट है। और जो इस साइड दिख रहा है, लेफ्ट के साइड, वो एक्चुअली में राइट है। कभी भी डायग्राम को अपने साइड से मत देखा कीजिए आप लोग। खैर, ये भी कमाल की बातें हैं। तो बच्चों, किडनी दो है, दो दी गई हैं आपको नेचर की तरफ से। इसलिए दो दी गई हैं क्योंकि जो ब्लड का प्रेशर होता है किडनी में आने का, तो ब्लड के प्रेशर को डाइवर्ट किया जा सके। जैसे मान लो एक किडनी में ब्लड बहुत तेजी से आता तो फिल्ट्रेशन कम हो पाता, लेकिन हमने क्या किया, ब्लड के प्रेशर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ब्लड क्या होगा, थोड़ा कम प्रेशर के साथ आएगा, तो किडनी फिल्ट्रेशन ज्यादा करेगी। और दूसरी बात है, किडनी दो होने से वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ब्लड के प्रेशर को ये लोग कुछ हद तक रिड्यूस करके फिल्ट्रेशन बढ़ा देते हैं। और दूसरी बात है कि फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी दो ऑर्गन होने से बढ़ जाती है। किडनी बहुत ही हल्का सा एक स्ट्रक्चर है, 120 या 150 ग्राम तक का। ठीक है, तो यही वजह है कि वो फील नहीं आता कि ये भी कोई ऑर्गन है, हालांकि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैट में कौन से साइड की किडनी बड़े होते हैं? मैं कल एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ, मेरे घर में काफी चूहे हो गए हैं। मैं बताता हूँ कल आपको सिमरन। जो किडनी में ब्लड लेके आता है आर्टरी, उस आर्टरी को रीनल आर्टरी कहते हैं। और जो किडनी से ब्लड लेके वापस हार्ट में जाता है उसको रीनल वेन कहते हैं बच्चों। सर, किडनी इतनी महंगी क्यों होती है? जिस दिन खराब होगी उस दिन आपको समझ में आएगा महंगी क्यों है। हर चीज महंगी है, ठीक है, बस किडनी का दाम पता है आप लोगों को इसलिए लगता है। कभी हार्ट का दाम सुना है? जो हार्ट ट्रांसप्लांट में हार्ट यूज होता है कितने का आता है? तब आपको किडनी सस्ती लगने लगेगी। खैर, सिमरन ने कहा 35 लाख। बहुत सस्ता लगाया आपने कीमत। आस्था ने सीधे 11 करोड़। हो सकता है 11 11 करोड़ हो सकता है। पुलकित ने कहा 1.5 से 2 लाख, 1.5 से 2 करोड़, हाँ फिर ठीक है, हमने कहा लाख। रितु कह रहे तब तो सभी हार्ट बेच आएंगे, तो जिंदा कैसे रहेगी फिर? क्लास, ये उस हार्ट का दाम है जो पंपिंग होता है मरने के बाद, अगर आप डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस हार्ट का दाम आपको मिल सकता है, या आपके
रिलेटिव्स को मिल सकता है। इसीलिए हम कहते हैं जीवन बीमा मत कराइए, हार्ट डोनेशन करा दीजिए कि आप कभी भी मरे तो आपका तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, ताकि आपके परिवार वालों को आपकी तरफ से अच्छी खासी धनराशि मिल जाएगी, जिससे आप ये तो समझ सकते हैं कि आप जीते जी भले काम आए हो चाहे ना आए हो घर पे, लेकिन आप मरने के बाद काफी काम आएंगे। सो क्लास, we have renal artery to give blood to kidneys and renal vein to collect blood from the kidneys. We have two more tube-like structures which collect the urine from the kidney. जो किडनी यूरिन बनाता है, उस यूरिन को कलेक्ट करने के लिए भी एक ट्यूब होती है, इसको हम यूरेटर कहते हैं, जो दोनों किडनी से निकलती है और फाइनली जाके एक सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर में कनेक्ट होती हैं दोनों वो ट्यूब्स। उसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर होता है, जो कि यूरिन को कलेक्ट करता है और फाइनली यूरिन से यूरिनरी ब्लैडर से एक पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या वेसल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, और इसी यूरेथ्रा से यूरिनेशन या मिक्सचुरेशन परफॉर्म होता है बच्चों। तो किडनी में एक ही होल है, इसको हम हिलम कहते हैं। ये जो एरिया मैं मार्क कर रहा हूं, ये जगह एक ही होल है जहां से रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स, यूरेटर, हर चीज आ रही है या जा रही है। So there is a single space from where these things have been entering or exiting, and this is known as hilum. So I hope so you all have cleared the diagram. Let me see each and every structure जो मैं देख सकता हूँ, एक एक बार मैं समझा दूं तो अच्छा रहेगा। ये किडनी का सबसे अपर पार्ट है, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी का बाहर का जो पोर्शन होता है थोड़ा लाइट कलर का होता है, इसलिए इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी के अंदर ये जो आपको डार्क कलर का पिरामिड शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो मेड्यूला होता है। ठीक है, मेड्यूला की अपनी खास बात होती है, वो हम बाद में बताएंगे आगे चल के। मेड्यूला जहां पर ओपन होता है, मेड्यूला नीचे की तरफ जहां ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है, उसको हम कैलिक्स कहते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, इसको कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स दो होते हैं, मेजर होता है, माइनर कैलिक्स होता है। ठीक है, और एक एरिया होता है जहां पर पूरा का पूरा किडनी आके ओपन होता है या कैलिसिस ओपन होता है। ये जो मैं जहां राउंड कर रहा हूँ, वो एरिया जो है जहां पर पूरा का पूरा किडनी क्या है, मतलब पूरा का पूरा कैलिसिस ओपन हो रहे हैं, इसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। फाइनली यूरिन यहीं पर आके कलेक्ट होता है किडनी के फिल्ट्रेशन के बाद, और रीनल पेल्विस से कहाँ निकल जाता है, यूरेटर में आ जाता है, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। तो किडनी का लास्ट पोर्शन जो यूरिन को कलेक्ट करता है हर जगह से, वो रीनल पेल्विस है। ये एक सिंगल स्पेस होता है जहां पर सभी नेफ्रॉन्स अपना अपना यूरिन जो उन्होंने बनाया होता है वो क्या करते हैं, एक्युमुलेट करते हैं। वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस। सर आपकी दोनों किडनी सही सलामत है? हमारे पास हार्ट है तो हमें नहीं पता कितना होता है कितना। हाँ सही बात है मंदशा। तुझे मेरी किडनी की क्यों परवाह है भाई पुलकित? मेरी दोनों किडनी सही सलामत है। मैं क्या शराब पीता हूँ जो मेरी किडनी खराब होगी? मेरी किडनी बिल्कुल सही है। मैं बताता हूँ कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या है। आपने आईफोन लिया है ना? अच्छा, कुछ लोग कमा के भी लेते हैं, हर हर इंसान किडनी बेच के नहीं लेता। बच्चों, मेड्यूला के बीच में जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको, दो मेड्यूला के बीच में ये जो कॉर्टेक्स अंदर की तरफ घुसता हुआ दिख रहा है, इसी को हम कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। ठीक है, दो मेड्यूला के बीच में जो खाली स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये वाला स्पेस, ये वाला, तो ये कॉर्टेक्स का रीजन इसके अंदर एंटर कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्योंकि मेडुला मेड्यूला रेगुलर नहीं होता, मेडुला पिरामिड शेप में क्या होता है, एक्युमुलेट होता है, और दो मेडुला के बीच में एक गैप बन जाता है जिसके अंदर कॉर्टेक्स घुस जाता है, और उसको हम कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द थिंग। ठीक है,
बेटा तू पुलकित मुझे क्लास में मिल, मैं तेरी किडनी सही करवा रहा हूँ। कैलिक्स बच्चे बताया तो, कैलिक्स देखिए, जितने जितना भी आपका ब्लड फिल्टर हो रहा है, यूरिन फिल्टर हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, तो यूरिन फिल्टर हो करके ये जो मेड्यूला के नीचे आपको ये ब्रांचेस दिख रही हैं ये, ठीक है, तो इन ब्रांचेस से रीनल पेल्विस में आता है, तो ये ब्रांचेस क्या कहलाती हैं? कैलिक्स कहलाती हैं। जैसे मान लो ये एक पिरामिड है, ये एक पिरामिड है, तो ये पिरामिड क्या होता है? ओपन होता है, दो पार्ट में ओपन होता है। तो ये जो ब्रांचिंग्स आपको दिख रही है ये कैलिसेस होती हैं, ठीक है। ये कैलिसेस दो तरह की होती है, माइनर और मेजर। हीलम का पोजीशन ये है जो मैंने सर्कल किया अभी, ये जहां से सारी चीजें एंटर या एग्जिट करती हुई दिख रही है आपको, ठीक है। अब बच्चों कुछ और चीजें जो आपको नहीं पता है, मैं एक एक करके बता देता हूँ किडनी के बारे में। सर एक किडनी जल्दी क्यों खराब हो जाता है अगर दूसरा ना हो तो? किडनी का जनरली खराबी या खराब नहीं होना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के अंदर कितनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। अब मान लो दो किडनीज हैं, दो अलग अलग पोजीशन पे है, तो हाँ वो हम अभी डिजीज वाले पार्ट में पढ़ेंगे, किडनी फेलियर का रीजन, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो किडनी में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसीज के कारण एक ज्यादा अच्छी चल जाती है और एक थोड़ी कम अच्छी चल पाती है। लेकिन अगर हम देखें, खराब होने के चांसेस दोनों के लेस और मोर सेम होते हैं अगर फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं क्रिएट किए गए हैं तो, क्योंकि दोनों में फिल्ट्रेशन रेट जो होता है सेम होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो जाते हैं वो सेम जाते हैं, तो किसी भी तरह का अदर डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है। नाउ स्टूडेंट्स, फ्यू थिंग्स जो मैं और बताना चाहता हूँ, किडनी जो होता है ये आपके डॉर्सल साइड में बिलो वेस्ट, स्लाइट बिलो वेस्ट अटैच होता है, और किडनी को एक लेयर ढक के रखती है, उसका नाम है कैप्सूल, रीनल कैप्सूल बोलते हैं इसको हम। जो लेयर किडनी को क्या करती है, कवर करके रखती है, रीनल कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। बाकी सारे स्ट्रक्चर सिलोमिक कैविटी के अंदर होते हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है ये सिलोमिक कैविटी के अंदर है। किडनी जो होती है सिलोमिक कैविटी में बाहर की तरफ से अटैच होती है, ठीक है। ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे एक बस चल रही है, तो बस में सभी यात्री बैठे हुए हैं, वो सफर कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा पुलकित जैसा है जो पीछे बस में लटक के सफर कर रहा है। तो जो बस में पीछे लटक के सफर कर रहा है वो भी बस से ही अटैच है, लेकिन पीछे की तरफ से अटैच है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम रेट्रोपेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा किडनी क्या है होता है, रेट्रोपेरिटोनियल होता है, ठीक है। हमारा किडनी पीछे की तरफ से मतलब वेंट्रल साइड से आके सिलोमिक कैविटी से अटैच हो जाता है। बाकी सारे ऑर्गन्स क्या है, पूरी तरह से सिलोमिक कैविटी से अच्छे से अटैच होते हैं अंदर की तरफ से। तो अंदर की तरफ से जो अटैच है उसका डॉर्सल साइड टच करेगा सिलोम को, और जो पीछे की तरफ से आ रहा है उसका वेंट्रल साइड टच करेगा। अब जैसे मान लो अगर तुम बस में लटकोगे तो तुम्हारा वेंट्रल साइड अटैच होगा, लेकिन तुम बस में बैठोगे तो तुम्हारी सीट पे तुम्हारा पीठ वाला डॉर्सल साइड अटैच होगा। इसी तरह है बच्चों। अह, समझ में आ गया तो हैंड रेस कीजिए, हम आगे बढ़े फिर। आपको हाँ मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं बस के छत पे भी बैठ के आया हूँ, ठीक है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग टू ऑल ऑफ यू विद माय एक्सपीरियंसेस। ओके गुड, so let me move to the next slide. We have the diagram of anatomy of kidney. We have medullary rays, renal columns or column of Bertini. We have calyces, very clear cut diagram of calyces. We have cortex, we have capsule, ureter, and each and everything that I had explained right now in the previous diagram. Each and everything is so much clear in this very diagram, ठीक है। मेडुला में आपको मेडुलरी पिरामिड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। रीनल कॉलम, जो दो मेडुला के बीच में कॉलम ऑफ बॉटनी मैंने कहा था वो, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, ऊपर रीनल कैप्सूल। ये वाला जो रीजन है बच्चों, ये वाला जो है ना,
दो, इसको हम माइनर कैलिक्स कहते हैं। ये क्या है? माइनर कैलिक्स है। ओके। और दो के बाद ये जो सिंगल आया है ना, दो को मिलकर के जो सिंगल एक बन रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये मेजर कैलिक्स है। तो दो ब्रांचिंग है तो माइनर कैलिक्स, और दो ब्रांचिंग मिलके सिंगल बन रही है तो वो मेजर कैलिक्स। और ये सारे कैलिसेस जिस ओपन एरिया में अपना यूरिन दे रहे हैं उसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स मैं क्योंकि दोबारा बता रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सलोनी, कोई क्वेश्चन पूछना है, ऐसे ही हैंड रेस करके छोड़ दिया? नोट्स में ये फिगर ड्रॉ करना चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप भूल सकते हो, तो आपको एक बार डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। चाहे आप रफली करें चाहे नोट्स में करें, लेकिन आपको डायग्राम प्रैक्टिस होनी चाहिए, एटलीस्ट किडनी की तो होनी चाहिए, जरूरी है। क्योंकि किडनी में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें आनी बाकी हैं। तो अभी ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखे रहोगे तो वो कॉम्प्लेक्स चीजें समझ सकोगे। ये स्ट्रक्चर भूल जाओगे तो कॉम्प्लेक्स चीजें आप नहीं समझ पाओगे। सो बी वेरी फोकस्ड, क्योंकि अब हम इसके धीरे धीरे डिटेलिंग पे जा रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ बेसिक्स देख रहे थे। तो किडनी के स्ट्रक्चर की कुछ कुछ खास बातें। किडनी का जो शेप होता है बीन शेप होता है, जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है। ये कहाँ पे सिचुएट होता है? जो हमारा रिब्स के नीचे का पोर्शन होता है, कमर का रीजन। ठीक है। एबव वेस्ट जो रीजन होता है उसको थोरैसिक रीजन कहते हैं हम। ठीक है। सॉरी, हाँ, लास्ट थोरैसिक का मतलब जो आपका लंग्स का रीजन है। ठीक है। और लंबर मतलब जो आपका वेस्ट रीजन है। एक एबव वेस्ट होता है, एक बिलो वेस्ट होता है। तो एबव वेस्ट लंबर कहलाता है और बिलो वेस्ट सैक्रल कहलाता है। सैक्रल मतलब वेस्ट के नीचे जो रीजन्स होते हैं, स्लाइट वेस्ट। ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? सैक्रल कहलाते हैं। हालांकि मुझे ये वर्टिब्रल कॉलम में समझाना था, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ गया तो बता दे रहा हूँ। तो किडनी कहाँ कहाँ पर है बच्चों? कहाँ से स्टार्ट है? लास्ट थोरेसिक से स्टार्ट होता है और थर्ड लंबर तक जाता है। ठीक है। लास्ट थोरेसिक से स्टार्ट होता है और थर्ड लंबर तक जाता है। ठीक है। अब आप कहिए, अब आप पूछिए कि सर लंबर टोटल कितने रीजन्स होते हैं? तो लंबर 5 होते हैं टोटल। ठीक है। और थोरेसिक 12 होते हैं टोटल। तो 12वें से स्टार्ट होता है और थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक जाता है। 12वें थोरेसिक से स्टार्ट होकर थर्ड लंबर तक जाता है आपका किडनी। अब किडनी का जो साइज है वो, हाइट इतनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई इतनी है, 5 to 7 सेंटीमीटर, और जो थिकनेस है, ठीक है, जिसको मोटाई कह सकते हैं उसकी, वो 2 से 3 सेंटीमीटर है। मैंने ऑलरेडी कहा 150 ग्राम तक का होता है आपका किडनी। सो इट हैज बीन रेंजेस फ्रॉम 120 ग्राम टू 170 ग्राम। जैसे आस्था जैसी लड़की है, उसमें मान लो 60-70 ग्राम का भी होगा तो चलेगा। ठीक है। लेकिन श्रेयांश में 150-170 ग्राम का होना चाहिए मिनिमम। So it also varies from person to person. Next is the hilum. Already I had told, hilum जो होता है वहां से यूरेटर, ब्लड वेसल्स मतलब रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स, और जो नर्व्स होते हैं जो वहां पे एक्टिविटी करा रहे हैं। हाँ, बिग शो में तो मुझे लग रहा है कि 400-500 ग्राम पार कर देगा। तो ऐसा होता है। हिलम का शेप जो होता है वो बिल्कुल स्मॉल स्पेस which actually allows the entry of blood vessels and exit of ureter and renal vein also. अब हिलम के अंदर का जो खुला हुआ स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस बोलते हैं। रीनल पेल्विस के आगे हम बढ़ेंगे तो आपको कुछ कैनाल्स मिलेंगे जिसको हम कैलिसिस बोलते हैं। अभी आपको दिखाया गया है। कैलिसिस के ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? मेड्यूलरी पिरामिड्स मिलेंगे। और दो मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में आपको क्या मिलेगा? कॉलम ऑफ बर्टीनी मिलेगा। ठीक है।
तो यही चीजें हैं। मेड्यूला कोनिकल मासेस में डिवाइडेड होता है। आउटर रीजन कॉर्टेक्स है और इनर वाला मेड्यूला है। एक एक बार आप लोग ये पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। जब पढ़ लीजिएगा तो हैंड रेस कर दीजिएगा बच्चों, ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड मूव कर जाऊं। फाइव होते हैं बच्चे, 5 लंबर होते हैं। ये आपके वर्टिब्रा हैं, ठीक है, जो गर्दन से स्टार्ट होते हैं, लंग्स के रीजन से होते हुए कमर के रीजन में जाते हैं, और कमर के रीजन से होते हुए कमर के नीचे जाते हैं। तो हर रीजन को हमने अलग अलग नाम दिया है। बड़ा लंबा टाइम ले रहे हो तुम लोग पढ़ने में, क्या बात है। चलो पढ़ लो पढ़ लो। 5 बच्चों ने पढ़ लिया, 7 बच्चों ने, 8, 9, बाकी बच्चे 12। Out of 32 students, I mean 31 students, only 13 have been read so far. चलो 17-18 बच्चों ने पढ़ लिया है, 20 बच्चों ने, ठीक है, गुड। कैलिसिस बच्चे, मैं बताता हूँ कैलिसिस, ठीक है। हैंड्स डाउन करिए आप सब लोग। पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। जो आपको ये वाला रीजन है, ये वाला, ये कैलिसिस है। मेड्यूला से नीचे और रीनल पेल्विस के ऊपर ये जो आपको ब्रांचिंग्स दिख रही है ना, ये कैलिसिस है। अगर जब ब्रांचिंग ज्यादा है तो माइनर कैलिक्स, ब्रांचिंग सिंगल है तो मेजर कैलिक्स, ब्रांचिंग 2 है तो माइनर, सिंगल है तो मेजर कैलिक्स, ठीक है। मेड्यूला के नीचे और रीनल पेल्विस के ऊपर का जो रीजन है वो कैलिक्स है। ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। अगर डबल ब्रांचिंग है तो मेजर कैलिक्स, सिंगल है तो माइनर। ग्लोमेरुलस अभी आगे पढ़ाएंगे हम। हाँ, मुझे भी लग रहा है बाकी का जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो सो ही रहे हैं क्लास ज्वाइन करके, कि अटेंडेंस बनती रहे, बाकी सब देखा जाएगा। सो क्लास, आई थिंक वी हैव टू मूव फर्दर, बिकॉज बहुत सारी चीजें अभी रह गई हैं जो बतानी है मुझे। ओके, so we have the structure of nephron right now with us. तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेफ्रॉन्स आर द ट्यूब लाइक कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर्स दैट is the unit of kidneys, structural as well as functional. नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो ट्यूब की तरह घूमे हुए एक स्ट्रक्चर होता है, घुमावदार, जो कि किडनी को बनाते भी हैं और किडनी के फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये मिलियंस की क्वांटिटी में आपकी किडनीज में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके के फंक्शंस करते हैं। हाँ, सिंगल होगा तो मेजर होगा अनामिका। ओके, तो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहला पार्ट जो होता है किडनी का, नेफ्रॉन का, उसको हम बाउमेन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इस बाउमेन कैप्सूल का काम है फिल्ट्रेशन करना बच्चों। ये फिल्ट्रेशन करता है किसको? ब्लड को। ये ब्लड को फिल्ट्रेशन करके यूरिन निकालता है, ठीक है। यूरिन को हम फिल्ट्रेट कहते हैं, अर्ली कंडीशन में फिल्ट्रेट कहते हैं। और जब पूरा उसको पूरी तरह उसमें से वेस्ट
ऐड कर दिया जाता है, पूरी तरह से उसमें न्यूट्रिएंट्स हटा दिए जाते हैं, तो उसको यूरिन कहते हैं। खैर वो हम आगे पढ़ेंगे। जहां से ब्लड फिल्टर किया जाता है, जो जिस ब्लड कैपिलरी से ब्लड फिल्टर किया जाता है, उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, तो बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर मालफिजियन बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मालफिजियन बॉडी। तो मालफिजियन बॉडी में क्या होता है बच्चों? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, बाउमेन कैप्सूल फिल्टर करती है और ग्लोमेरुलस ब्लड देता है फिल्टर करने के लिए। तो ये दोनों मिल करके ब्लड को फिल्टर करा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है आपके नेफ्रॉन का, जो कि बहुत ही ज्यादा कन्वोल्यूटेड होता है। कन्वोल्यूटेड मतलब घूमा हुआ होता है। इसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब आगे का, कन्वोल्यूटेड मतलब घूमा हुआ, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब। ठीक है, तो सबसे पहला बाउमेंस कैप्सूल के बाद सबसे पहला घुमा हुआ जो ट्यूब होता है, उसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इसके बाद एक ट्यूब आती है जिसमें एक सिंगल कन्वोल्यूशन होता है, सिर्फ एक ही। उसको हेयरपिन लाइक ट्यूब कह सकते हैं या यू शेप ट्यूब कह सकते हैं। और इसका एक्चुअल जो नाम होता है वो होता है हेनलेज लूप। इसका एक्चुअल नाम जो होता है बच्चों, हेनलेज लूप। जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये पोर्शन क्या है? हेनलेज लूप है। बिल्कुल यू शेप में आपको या हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर देखने में मिलेगा। इस हेनलेज लूप के बारे में कुछ चीजें आप जान लीजिए। इसमें जो नीचे की तरफ आ रहा है नेफ्रॉन या लिम्ब, उसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। और जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला जो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको हम असेंडिंग बोलते हैं। नीचे वाले को डिसेंडिंग कहते हैं और ऊपर वाले को असेंडिंग कहते हैं। डिसेंडिंग वाला थिन होता है और असेंडिंग वाला थोड़ा सा थिक होता है। यह हम डिस्कस करेंगे बाद में जब एब्जॉर्प्शन और ये पढ़ेंगे तो। किडनी में बच्चों जो लास्ट पोर्शन होता है, ठीक है, आफ्टर लूप ऑफ हेनले, वो भी थोड़ा सा क्या होता है? कन्वोल्यूटेड होता है। प्रॉक्सिमल ज्यादा कन्वोल्यूटेड है, ठीक है, इट इज मोर कन्वोल्यूटेड। और जो लास्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा कम कन्वोल्यूटेड होता है, उसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड बोलते हैं। ये थोड़ा सा कम कन्वोल्यूशन शो करता है एज कंपेयर टू प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब आखिरी, प्रॉक्सिमल मतलब पहला। तो पहला कन्वोल्यूशन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आखिरी कन्वोल्यूशन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहां तक आपका यूरिन बन चुका होता है। समझ गए बच्चों? लेस और मोर यहां तक आपका यूरिन बन चुका होता है। हेनलेज लूप एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर है सलोनी, जिसमें दो लिम्स होते हैं, एक नीचे की तरफ जाता हुआ डिसेंडिंग लिम्ब और एक ऊपर की तरफ आता हुआ असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, डिसेंडिंग वाला थोड़ा पतला होता है और असेंडिंग वाला थोड़ा मोटा होता है। ये मैं अच्छा, हाँ, ये मैं आपको आगे के पार्ट में बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। इसके बाद ये फिर कन्वोल्यूटेड हो जाते हैं, जिसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड होते हैं। और नेफ्रॉन्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक चैनल दिया गया होता है, कई सारे नेफ्रॉन्स को जो कनेक्ट करता है। और सब सारे नेफ्रॉन्स का जो यूरिन कलेक्ट करता है, उसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। तो मान लो एक कलेक्टिंग डक्ट 20 नेफ्रॉन का कलेक्ट कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होते हैं किडनी में, जो कई सारे नेफ्रॉन्स के क्या करते हैं? कलेक्ट, कई सारे नेफ्रॉन्स की यूरिन को कलेक्ट करके कहाँ तक पहुंचाते हैं? मेड्यूला के इनर रीजन तक पहुंचाते हैं, मतलब माइनर कैलिक्स तक पहुंचाते हैं। माइनर कैलिक्स से वो मेजर कैलिक्स में पहुंचता है, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस में पहुंचता है, और फाइनली वो कहाँ पे एंटर कर जाता है? यूरेटर में एंटर कर जाता है। तो एक बार मैं आपको ब्लड फिल्ट्रेशन या ब्लड के यूरिन बनने का पूरा प्रोसेस बता देता हूं बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों देखिए, ब्लड आता जो है वो एफरेंट आर्टीरियोल से आता है। ग्लोमेरुलस जो बन रहा है, उसमें ब्लड जो आ रहा है एफरेंट आर्टीरियोल से आ रहा है। वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और उसके बाद निकल जाता है। उसके बाद वहां से ब्लड वेसल बना के निकल जाता है। तो निकलने वाले ब्लड वेसल को इफरेंट आर्टीरियोल और आने वाली ब्लड वेसल को एफरेंट आर्टीरियोल। किसमें आने वाली? नेफ्रॉन में आने वाली, किडनी में आने वाली नहीं। नेफ्रॉन में आने वाली जो ब्लड वेसल है वो एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। और नेफ्रॉन से निकलने वाली ब्लड वेसल्स इफरेंट आर्टीरियोल कहलाती है बच्चों। ठीक है, और बाउमेंस कैप्सूल में वो जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं नेफ्रॉन्स, सॉरी, बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो ब्लड कैपिलरीज बनाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं?
ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ग्लोमेरुलस जो होता है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर सिंपली क्या करता है, फिल्ट्रेशन में हेल्प कराता है। फिल्ट्रेशन में हेल्प कराने का मतलब है बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज दैट तुमने पानी को एक टैप से सपोज दैट तुमने पानी को एक टैप से कनेक्ट किया, ठीक है। टैप से कनेक्ट करके तुम पाइप लेकर के आ रहे हो। पाइप को तुमको किसी फील्ड में ला करके छोड़ देना था, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि इस रीजन में, इस वाले रीजन में पानी ज्यादा देर तक रहे, तो तुम क्या करोगे? रीजन फर्स्ट में थोड़ा पानी थोड़ी देर तक रुके, तुम क्या करोगे? या तो पानी की स्पीड कम कर दोगे, तो पानी कुछ देर तक रुकेगा। लेकिन पानी की स्पीड तुम कम नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कम कर सकते बच्चे पानी की स्पीड, क्योंकि पानी मतलब ब्लड है वो, ठीक है। पानी की स्पीड कम करोगे तो ब्लड वेसल्स फट जाएंगी या हार्ट फट जाएगा, तो स्पीड नहीं कम कर सकते। तो दूसरा चारा क्या है तुम्हारे पास, कि वहां पर पानी ज्यादा देर रुके। तो वहां पर पानी ज्यादा देर रुकने का जो आपके पास वो बन रहा है, व्हाट हैपन, वेट 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 वेट, ओके। तो दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन बनता है, आप उस पाइप को इस जगह पर लाके कई बार मोड़ दीजिए। आप उस पाइप को इस फर्स्ट पोजीशन पे लाके कई बार मोड़ दीजिए। जब आप कई बार मोड़ देंगे उसको, ठीक है, हाँ, कई बार उसको लाके यहाँ पर मोड़ देंगे बच्चों, तो वो पानी वहां पर कई बार घूमेगा। तो इसका मतलब आपने उस पानी को उस जगह पर कुछ देर के लिए रोका। यही काम आपका किडनी करता है, क्योंकि ब्लड तुरंत आएगा, सुनिए, ब्लड तुरंत आएगा और तुरंत चला जाएगा। तो आपका किडनी क्या फिल्टर करेगा? कर पाएगा? ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड होता है। तो ब्लड को कुछ देर रोकने के लिए ब्लड को उस एरिया में घुमाया जाता है। तो जो घुमाना घुमाना है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और वो कौन करता है घुमाने का काम? ग्लोमेरुलस करता है। तो बाउमेंस कैप्सूल को अच्छा खासा टाइम मिल जाता है ब्लड को फिल्टर करने के लिए, क्योंकि ब्लड उसी एरिया में घूम रहा है। तो ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है। ओके, अब ये कुछ चीजें बच्चों जो आपको और जाननी है यहाँ पर, वो ये है कि जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का जब फिल्ट्रेशन होता है, तो जो फिल्टर हुआ, जो चीजें फिल्टर हुई उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, और ब्लड अपना अलग से निकल जाता है। अभी भी 100% फिल्ट्रेशन नहीं हुआ। बहुत सी ऐसी चीजें ब्लड में रह जाती हैं जो फिल्टर नहीं हो पाती हैं। तो ब्लड क्या करता है, एक और कैपिलरी बनाता है, और नेफ्रॉन्स के चारों तरफ वेब लाइक स्ट्रक्चर में क्रिएट कर देता है। उस कैपिलरी को वासा रेक्टा कहते हैं, या फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। क्योंकि अभी भी ब्लड में बहुत सारी चीजें रह गई हैं जिसे उसको फिल्टर करना था। तो ब्लड क्या करता है, चारों तरफ नेफ्रॉन्स के जा करके, ठीक है, अपने अंदर से वो चीजें किसको दे देता है, फिल्ट्रेट को दे देता है, ठीक है, दूसरे रास्ते से जाके देता है, चोर गेट से। तो वो जो चोर गेट है वो क्या है, वासा रेक्टा है। अब बच्चों, मंतशा आपका वीडियो ऑन हो गया है, बेचारी को पता भी नहीं है, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या होता है बच्चों, आपके फिल्ट्रेट में, जिसको आगे चल के यूरिन बनना है, ठीक है, उस फिल्ट्रेट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, आयंस, वाटर, सॉल्ट, आपकी बॉडी की यूजफुल चीजें आ गई, ठीक है। तो अब फिल्ट्रेट के पास भी तो ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड कैपिलरीज हैं। तो फिल्ट्रेट भी क्या करता है, अच्छा खासा अमाउंट में अपना जो भी न्यूट्रिएंट उसके पास आ गया है जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, तो वो सब कुछ ब्लड को दे देता है। तो ये एक एक्सचेंज होता है। दिस एक्सचेंज विल टेक प्लेस, लिसन वेरी केयरफुली, दिस एक्सचेंज विल टेक प्लेस इन द फर्दर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। बाउमेन कैप्सूल को छोड़ करके जितने भी नेफ्रॉन्स के पार्ट हैं, सब में ये एक्सचेंज होता रहता है। सबसे ज्यादा एक्सचेंज पीसीटी में होता है, उससे कम लूप ऑफ हेनलेम, और सबसे कम डीसीटी में होता है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको कुछ टर्म्स दे रहा हूँ, कुछ चैट्स आए, लेट मी, स्पीड ऑफ ब्लड, वो मैं बता रहा हूँ, वो मैं अभी बता रहा हूँ, वो हमारे आगे का टॉपिक है। श्रेयांश, सर आप मैच, अरे नहीं, वो बैकग्राउंड का इफेक्ट हो जाता है कभी कभी। तो देखिए बच्चों, अब मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है, जरूरी। जो किडनी ने फिल्ट्रेशन किया, जो किडनी ने फिल्ट्रेशन किया,
और फिल्ट्रेट बनाया ब्लड से, उस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरी बात कि अब ब्लड में जो भी चीजें रह गई हैं, जो भी वेस्ट रह गया है ब्लड में, ब्लड उसको वासा रेक्टा के थ्रू फिर से नेफ्रॉन में देती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? सिक्रीशन। ये वाला जो प्रोसेस है ब्लड से फिल्ट्रेट में जाना, दिस इज सिक्रीशन। तीसरा स्टेप क्या होता है बच्चों? फिल्ट्रेट में जो अच्छी चीजें आ गई हैं, जो ब्लड के लिए यूजफुल है या बॉडी के लिए यूजफुल है, फिल्ट्रेट उसको किसको दे देता है? ब्लड को दे देता है। इस प्रोसेस को रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। रीएब्जॉर्प्शन एक बहुत ही यूजफुल फिनोमिना है बच्चों। अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता तो समझ लो तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। किस तरह, अभी हम आगे के कंटेंट में पढ़ाएंगे। अब हमको ब्लड का फ्लो पढ़ना है। आने वाले कंटेंट में ब्लड का फ्लो हम डिस्कस करेंगे। ब्लड के फ्लो के साथ साथ कितना ब्लड हो पाता है फिल्टर, कितना नहीं हो पाता है, वो डिस्कस करेंगे, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। या आज ही डिस्कस करते हैं? टाइम है? टाइम तो let me clear this and we'll start. ओके, पहले नेफ्रॉन्स के टाइप पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, नेफ्रॉन्स दो तरह के होते हैं। एक नेफ्रॉन्स वो होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है, लूप ऑफ हेनले बहुत ही छोटा होता है। और एक नेफ्रॉन्स वो होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। तो जिनका लूप ऑफ हेनले लंबा होता है उनका लूप ऑफ तो वो कॉर्टेक्स रीजन में ही रह जाता है। तो जो लूप ऑफ हेनले छोटा होता है उसको हम कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन बोलते हैं। और जिसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है, मेडुला में चला जाता है, उसको हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो जिसका लूप ऑफ हेनले छोटा है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जिसका लूप ऑफ हेनले बड़ा है वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहलाता है। अब बच्चों ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी कि इसको आपको बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा। जो चीज समझने की है वो ये है कि जिस बंदे के अंदर, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना ज्यादा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होंगे, वो अपने पानी को उतना ही ज्यादा बचा सकता है। मतलब ये है कि अगर ये चीज आपके अंदर बहुत ज्यादा है तो आप अपनी यूरिन में से वाटर को उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब करा सकते हैं, बचा सकते हैं। क्योंकि नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले का काम क्या होता है कि यूरिन को कंसंट्रेट करता है। यूरिन कंसंट्रेशन का काम इसी का होता है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जो ये नहीं जानता हो कि कंसंट्रेट करना या डाइल्यूट करना क्या होता है। कंसंट्रेट करने का मतलब है कि वाटर उसमें से हटा दिया जाए। तो यूरिन में से वाटर हटाने का जो मेन काम करता है वो लूप ऑफ हेनले का। अब मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताया था, कंगारू रैट। कोई तुमसे पूछ ले अगर कि कंगारू रैट यूरियोटेलिक है, वो मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर उसको चाहिए ही यूरिन को निकालने के लिए, ठीक है। फिर भी वो यूरिन को निकालने में, यूरिन जब एक्सक्रीट आउट करता है तो उस समय वाटर नहीं होता उसमें। तो तुम क्या आंसर दोगे कि ऐसा क्या है उसके अंदर? वो पता चल जाता है माइक्रोस्कोपिकली, हम व्यू करते हैं तो। हाँ, गुड पुलकित। तो हम बताएंगे कि उस कंगारू रैट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स किस चीज के हैं? जक्स्टा मेडुलरी हैं, जिसके वजह से वो अपना इतना पानी बचा ले रहा है। अब तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे अंदर तो यूरिन में काफी वाटर ठीक ठाक सा निकलता है, तो तुम्हारे अंदर क्या तुमको लगता है, जक्स्टा मेडुलरी है नहीं है, या कम है या ज्यादा है, या कॉर्टिकल कम है या ज्यादा है, क्या बोलोगे तुम? हाँ बच्चों, हमारे अंदर जक्स्टा मेडुलरी का परसेंटेज थोड़ा कम है एज कंपेयर टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स थोड़ा सा क्या है, ज्यादा होते हैं हमारे अंदर। फिर भी हम अपना अच्छा खासा पानी बचा लेते हैं।
इतना मतलब लेस अमाउंट ऑफ जक्स्टा मेडुलरी होने के कारण भी, लिसन, लेस अमाउंट ऑफ जक्स्टा मेडुलरी होने के कारण भी हम अपना 99% तक पानी क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। सोचिए इतनी एफिशिएंसी है इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब यही था बच्चों कि पढ़ने से ज्यादा इसको समझना है। ये चैप्टर एज सच कोई रॉकेट साइंस का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अपने बारे में ही हम पढ़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आ, हाँ, कोई बच्चा तो नहीं है जिसने पूछा क्वेश्चन? ठीक है, एक बार डायग्राम देख लीजिए आप लोग। हाँ, दिस मच फॉर टुडे। ओके ओके, एक बार देख लीजिए डायग्राम्स वगैरह। तो कॉर्टेक्स रीजन में जो नेफ्रॉन रह गया वो कॉर्टिकुलर है, और जस्टा मेडुलरी में जो रह गया वो जस्टा मेडुलरी है। ठीक है, जो डक्ट कनेक्टिंग डक्ट से उनको कनेक्ट कर रही है उसको पैपिलरी नाम दिया गया है। बट यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस, इतना डीप में नहीं जाना है। ठीक है, एंड वासा रेक्टा, अगेन आई हैड टोल्ड, वासा रेक्टा के बारे में मैंने बोल दिया कि ये आपके लूप ऑफ हेनले, लिसन केयरफुली, लूप ऑफ हेनले के अगल बगल जो वेब लाइक स्ट्रक्चर ब्लड कैपिलरीज बनाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। ठीक है, और पूरा अगर कहा जाए लूप ऑफ हेनले के अगल बगल जो बना रही है उसको क्या कहेंगे, तो आप कहोगे वासा रेक्टा। और पूरे नेफ्रॉन्स के अगल बगल, पूरे नेफ्रॉन्स के अगर अगल बगल कोई स्ट्रक्चर बना रहा है चारों तरफ, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहेंगे। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मतलब पूरे नेफ्रॉन्स के अगल बगल अगर ब्लड का क्या है, वेब लाइक स्ट्रक्चर है, तो क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। और सिर्फ लूप ऑफ हेनले के अगल बगल देखेंगे तो उसको हम नबासा रेक्टा बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। यस यस, बच्चों यहां से हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज अब एक नया टॉपिक है, यूरिन फॉर्मेशन। 3 प्रोसेस होती हैं जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। सबसे पहला होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सिक्रीशन, और तीसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन। तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे तब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें तीनों का अपने अपने लेवल पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कलेक्टिंग डक्ट के बाद यूरिन कैलिसेस में जाता है, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स में जाता है, और फिर रीनल पेल्विस में जाता है। वाटर का फंक्शन क्या है बॉडी में? वाटर का फंक्शन ब्लड में है, फ्लूइडिटी बना रहा है, टिश्यू का फ्लूइडिटी बना रहा है, सबके अंदर का कंटेंट बना के रख रहा है, इवन कि आपके सेल का स्ट्रक्चर नॉर्मल करके रखता है। बहुत सारा फंक्शन है पानी का। ब्रेन अच्छा खासा फैट और वाटर से मिलके बना हुआ है। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी है, स्ट्रक्चरल फंक्शन भी है, ट्रांसपोर्टिंग में भी इसका काम है, हर जगह ही है, मतलब कहीं नहीं कह सकते। मेटाबॉलिज्म बिना वाटर के नहीं हो पाती। वाटर का फंक्शन यही सब। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। हाँ, हैव अ गुड डे। हाँ, इसीलिए सबसे ज्यादा पोर्शन है वाटर।